इनको चुन चुन के मारने का कार्य करें। मान जाओ, नहीं तो हमें ठीक करना आपको आता है। तो उनका उंगली मत काटो, उनका हाथ काट दो। तो हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। दिल्ली में रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान खुले मन से हाथ काटने और गला काटने की अपील की गई है। ताज्जुब की बात यह है कि यह सब हिंदुओं को बचाने के नाम पर किया गया। ऐसे बयान दिए गए कि थोड़ी देर के लिए आपको यकीन ही नहीं होगा कि भारत देश में कानून का राज है। आचार्य योगेश्वर ने एक समुदाय को टारगेट करते हुए कहा कि इन लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। चुन चुन कर मारो, जिहादियों के उंगली ही नहीं, हाथ और जरूरत पड़े तो गला भी काटो। वहीं महंत नवल किशोर दास ने हिंदुओं को धर्म की रक्षा के लिए बंदूक उठाने तक की सलाह दे दी। उन्होंने कहा कि अब शस्त्र और शास्त्र साथ लेकर चलने का समय है। हिंदुओं ने ही कानून का पालन करने का ठेका नहीं ले रखा है। इतना ही नहीं, महंत नवल किशोर ने कहा कि अगर हम सभी साथ आ गए तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हमें चाय पिलाएंगे और हम जो चाहें वो करने देंगे। कायदे से इन महंतों को पुलिस कमिश्नर से सवाल पूछना चाहिए था कि सुंदर नगरी में 1 अक्टूबर को 3 लोगों ने 25 वर्षीय युवक मनीष की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कैसे कर दी, क्योंकि दिल्ली में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तो उन्हें ही दी गई है। लेकिन पुलिस प्रशासन की नाकामी को समुदाय के नाम पर न केवल छिपाया जा रहा है बल्कि लोगों को भड़काया भी जा रहा है। फर्ज कीजिए अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के बजाय अरविंद केजरीवाल के हाथों में रहती तो ये लोग क्या कहते। सोशल मीडिया पर कई लोग इस घटना को गुजरात चुनाव से भी जोड़ रहे हैं। क्या वाकई गुजरात चुनाव से पहले दिल्ली को भड़काने की तैयारी चल रही है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी बात आपके अपने कार्यक्रम मसला क्या है। दिल्ली में रविवार को विश्व हिंदू परिषद ने विराट हिंदू सभा नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। यह कार्यक्रम उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी में एक हिंदू युवक की हत्या के विरोध में रखा गया था। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में मंच से कथित धर्म गुरुओं ने जो कुछ कहा वह न केवल शर्मनाक है बल्कि अलोकतांत्रिक भी है। आचार्य योगेश्वर ने अपने संबोधन में एक समुदाय को टारगेट करते हुए कहा कि इन लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अगर ऐसे लोग हमारे मंदिरों को उंगली दिखाएं तो उनकी उंगली मत काटो, उनका हाथ काटो। एक बार यह बयान सुन लीजिए। हमारे मंदिरों को, हमारे मठों को, हमारे हिंदू परिवार के भाइयों को, बहनों को अगर कहीं भी उंगली दिखाए तो उनका उंगली मत काटो, उनका हाथ काट दो। अगर जरूरत पड़े तो उनका गला भी काटने के लिए पीछे मत हटो। इतना ही नहीं, बाद में आचार्य योगेश्वर ने इंडिया टीवी से बात करते हुए कहा कि वह अपने बयान पर कायम हैं और अगर सरकार उनकी मांग नहीं सुनती है तो हम हिंदू भाइयों को उनको चुन चुन कर मारना होगा। आपको यह बयान तालिबानी लग सकता है, लेकिन रविवार को यह सब विश्व गुरु भारत की राजधानी दिल्ली में बोला जा रहा था। अब 2 और बयान सुन लीजिए। किसने क्या कहा यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि क्या कहा गया और किस मंच से कहा गया। स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देखिए, बारी बारी से दोनों को सुनिए। करने की कोशिश किया तो आपकी एक मदरसा और एक भी मस्जिद नहीं बचेगा। करोड़ों लोग हिंदुओं को कमजोर मत समझो। हिंदू भारत का संविधान मानता है। अगर इस भारत में पुत्र पैदा हुआ है तो राम भी आपकी गर्दन को काटने के लिए पैदा हुआ है। ये मूल्य सोच लो। क्योंकि उनके तो एक नहीं अनेक हैं। वो तो चाहते हैं कि एक नहीं 14 शादियां करेंगे, 40 पैदा करेंगे। तो हम सभी इस पर ध्यान दें, इनको चुन चुन के मारने का कार्य करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब मंच से यह सब कुछ बोला जा रहा था तो बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा भी वहीं मौजूद थे। यह बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश के लिए कानून बनाने वाले यही लोग हैं। अब जरा सांसद साहब को भी सुन लीजिए। वह कह रहे हैं कि हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे, हम इनकी दुकानों रेहड़ियों से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी भी नहीं देंगे। पहले एक बार वह बयान सुन लीजिए और तय कीजिए कि यह किसके बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो।
और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना, बस ये इनका इलाज है। सोचिए, ये बीजेपी सांसद हैं जिनकी केंद्र में सरकार है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी कहते थे कि अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वह हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू ने यह सिखाया है कि सभी धर्म बराबर है। तो क्या ये सभी धर्मगुरु हिंदू धर्म की वह बात नहीं जानते जो मोदी जी कह रहे हैं? कम से कम बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा को तो यह बात पता होगी। पहले एक बार वह बयान सुन लीजिए। साल 2005 में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। मैं इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ नहीं हूं। So you are not against Islam? नॉट एट ऑल। और कोई भी अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वह हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू ने ये सिखाया है सर्वधर्म बराबर है। सोशल मीडिया पर कई लोग अब यह सवाल उठाने लगे हैं कि अगले कुछ महीनों में गुजरात में चुनाव होने वाला है। अरविंद केजरीवाल जिस दिल्ली मॉडल का जिक्र कर गुजरात में भीड़ जुटाने का दावा कर रहे हैं, अब उसी मॉडल को ध्वस्त किया जा रहा है। बाकी बीजेपी का हिंदुत्व मॉडल तो पहले से ही हिट है, इसलिए यह सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है ताकि चुनाव से पहले गुजरात में बीजेपी के लिए पिच तैयार की जा सके। रविवार की इस घटना का गुजरात चुनाव से क्या कोई कनेक्शन है? खुले मन से इस तरह हाथ काटने या गला काटने का बयान दर्ज होता रहा जबकि वहां पुलिस भी मौजूद थी। क्या कानून के मुताबिक यह अपराध का मामला बनता है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी बात। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजीव सिंह। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि कल आपने रविवार को सुना होगा बयान जो हिंदू विराट सभा के नाम पे एक कार्यक्रम बुलाया गया और उस कार्यक्रम में कई सारे धर्मगुरु थे जिन्होंने हाथ काटने और गला काटने की बात कही। इतना ही नहीं, वहाँ जो सांसद मौजूद थे प्रवेश वर्मा, उन्होंने कहा कि एक समुदाय को बहिष्कार कीजिए, उनके रेहड़ी पटरी पे जो भी सामान है वो सामान मत खरीदिए उनसे, और मजदूरी करवाते हो तो उनको पैसे मत दीजिए। क्या इस तरह की बयानबाजी अपराध की श्रेणी में आती है? अगर आती है तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए दीपक, ये बड़ा ही ये प्रश्न बड़ा ही सीरियस है, क्योंकि इस तरह के मामले पहले भी हो चुके हैं। और जब आप किसी तरह के पब्लिक पद पर होते हैं, खासकर आप एमएलए एमपी होते हैं, तो एक उस पद की एक गरिमा होती है जिसे मेंटेन करके रखना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि इस कई नेता हैं जो इस गरिमा को बार बार तार तार कर देते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, और यही हमको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या होती है कि आम आदमी जो है इस तरह की चीजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। ये केवल इलेक्शन टाइम में हम देखते हैं कि नेता जब कोई भाषण देते हैं तो कोई आदमी इसके खिलाफ आपत्ति उठाता है या कोर्ट चला जाता है, या उस वक्त इलेक्शन कमीशन पूरे मामले की को देख रहा होता है, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। जिस तरह का भाषण दिया गया है, जो वहां पर भाजपा के विधायक ने बोला, फिर भाजपा के सांसद ने बोला, ये भाषा उस पद की गरिमा के बिल्कुल लायक नहीं है। और हमें चाहिए कि एज कंसर्न्ड सिटीजन्स हमें इसकी आवाज उठानी चाहिए और किसी को कम से कम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए और बोलना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग सार्वजनिक मंच से होगा तो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। दिल्ली या दिल्ली के आसपास के इलाकों में इस तरह पहले भी कई तरह की कोशिशें की गई हैं, लेकिन वो अपने उसका कोई लॉजिकल अंत नहीं पहुंच पाए। ये हम लोगों के लिए अच्छी बात रही। तो आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जहां तक कानून की बात है, तो इस भड़काऊ भाषण के बाद कोई वहां पर दंगा नहीं हुआ या किसी तरह का वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं हुई, इसीलिए कानूनी तौर पे उसकी क्या स्थिति होगी या उसका क्या रोल होगा वो कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह का भाषण दिया उससे एक समुदाय आहत हुआ होगा, और उस
लॉजिक को लेते हुए अगर कोई अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा। सवाल ये उठता है सर कि एक मंच से सो कॉल्ड धर्मगुरु कहते हैं कि उंगली नहीं हम हाथ काट देंगे, और हाथ भी ज़रूरत पड़े तो हाथ नहीं हम गला भी काटेंगे, और ये सब हिंदू धर्म को बचाने के नाम पे किया जाता है। सबसे पहली बात, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो है पूरी तरह से केंद्र सरकार के अंतर्गत है, तो क्या ये उनका कर्तव्य नहीं बनता कि ऐसे मामले को संज्ञान में लें? क्योंकि 2020 में भी इस तरह के मामले हुए थे जब अनुराग ठाकुर, जो कि सांसद अभी भी हैं तब भी थे, उन्होंने भी कहा था गोली मारो। तो क्या इस बार मौका है केंद्र सरकार के पास कि वो त्वरित एक्शन ले और वो दिखाए कि वो इस तरह की चीज़ों को टॉलरेट नहीं करेगी? नहीं, बिल्कुल यही होना चाहिए कि सबसे पहले तो दिल्ली न केवल एक प्रदेश है बल्कि भारत की राजधानी भी है, तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि यहाँ पे क्राइम कम रहे। लेकिन जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, इस साल के तो नहीं है लेकिन पिछले साल के आंकड़े वो दिखाते हैं कि 2020 के मुकाबले 15% रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम बढ़ा है। इसका एक ये भी कारण हो सकता है जो बार बार सरकारें बोलती हैं कि लोग खुलकर सामने आके केस रजिस्टर करा रहे हैं। चलिए मान लिया कि वो भी है, लेकिन फिर भी आप अगर देखेंगे तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन करीबन ऑलमोस्ट 40% बढ़ गया है, ओवरऑल क्राइम 15% बढ़ गया है, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन 30% बढ़ गया है, मर्डर्स 2% बढ़ गए हैं। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि वो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दे ताकि जो भारत की राजधानी है उसका एक कद बना रहे। और इस तरह के भाषण जो दिए जा रहे हैं वो किसी भी तरीके से ये जो हमारा क्राइम रेट बढ़ रहा है उसको कम करने में कोई मदद नहीं करेंगे। तो हमें चाहिए कि केंद्र और राज्य दोनों में एक तरह का सामंजस्य बैठे जिससे दोनों बातचीत करके किसी तरह इस क्राइम को कंट्रोल में रखें। लेकिन ये भड़काऊ भाषण जो है अगर ये इसी तरह चलते रहे तो खुदा ना खास्ता ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाए कि जो 2020 वाली स्थिति हुई थी। तीसरा सवाल ये उठता है सर कि जिस मनीष की हत्या को लेकर ये पूरा कार्यक्रम किया गया था, क्या उसकी हत्या के लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए ये इस तरह की घटनाएं, ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में पहली बार हुआ है, घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर घटना पहले भी हुई तो ये घटना हो गई तो इट्स ओके। इस तरह की घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो जानकारी हमको मिल रही है उससे तो ये लग रहा है कि ये कोई रंजिश का मामला था और मनीष ने पहले कुछ कंप्लेंट की थी तो उसके बाद ये रिएक्शन था, तो ये एक रंजिश का मामला लग रहा है। लेकिन फिर भी सरेआम जिस तरीके से धार्मिक लाभ लिए जाने की कोशिश की जा रही है। एक सवाल और भी है सर कि सोशल मीडिया पे मैं कई लोगों को सुन रहा था, मतलब देख रहा था, वो कमेंट करते हुए लिख रहे थे कि चूंकि गुजरात में चुनाव आने वाला है और ये जो दिल्ली मॉडल का नाम ले लेके अरविंद केजरीवाल वहाँ पे रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं, ये उसी दिल्ली मॉडल को ध्वस्त करने की तैयारी। क्या आपको लगता है कि ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि गुजरात में चुनाव है? पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ एक कारण हो सकता है, क्योंकि आप देखिए कि केवल गुजरात में ही नहीं चुनाव है, हिमाचल में भी उसके बाद चुनाव है और वहां भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की स्थिति थोड़ी बेहतर है। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने खुलेआम चैलेंज दिया है बीजेपी को गुजरात में, उससे पार्टी में थोड़ा बहुत संशय तो है, थोड़ा उनको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ रही है, क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि उनको केवल कांग्रेस से लड़ना है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अभी हालिया जो चुनाव हुए थे, म्युनिसिपल इलेक्शन सूरत में हुए चाहे गांधीनगर में हुए हो, वहां हमने देखा कि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा था। तो ये एक कारण हो सकता है कि किसी तरह से अगर मोदी मॉडल वर्सेस केजरीवाल मॉडल, दो आइडियोलॉजी की फाइट है, दो मॉडल्स की फाइट है, अगर एक मॉडल को नीचे दिखा दिया जाए तो उसका राजनीतिक फायदा मिल सकता है। तो बिल्कुल ये कारण हो सकता है। इसीलिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार और दिल्ली पुलिस को ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा कि इस तरह के जो भड़काऊ भाषण होते हैं उन पे तुरंत एक्शन लिया जाए और जहां लाठी से काम चल जाए वहां पे पुलिस को गोली चलाने की जरूरत ना पड़े। अब ये मैं कुछ चीजें दर्शकों पर भी छोड़ना चाहूंगा कि आप खुद भी समझिए कि जब भी चुनाव आता है तो इस तरह की बयानबाजी क्यों बढ़ जाती है। आपको याद कीजिए, प्रवेश वर्मा इससे पहले भी बोले थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अनुराग ठाकुर, ये चूंकि सांसद हैं और इस तरह के लोग जब बोलते हैं तो समाज पर उसका बुरा असर पड़ता है। ऐसे में बतौर दर्शक आपके लिए समझना ज़रूरी है कि
ये किस समय पर किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं और इसका फायदा किसको मिल रहा है। संभवतः जैसा कि डॉक्टर संजीव सिंह ने भी कहा कि ये गुजरात चुनाव में फायदा लेने की एक कोशिश हो सकती है, क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी के लिए हमेशा अच्छा रहा है, उसके परिणाम उनको अच्छे मिलते रहे। आप हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।